हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने दैनिक आहार के संपूरण के लिए कुछ एक्स तथा कुछ वाई टिकिया मतलब टेबलेट्स जिनको गोलियां भी बोलते हैं वो खाता है। एक्स तथा वाई टिकियों में लोहे, कैल्शियम और विटामिन के अंश जो है वो मिलीग्राम प्रति टिकिया नीचे दिए गए हैं। इस तरह से ये दे रखे हैं कि टिकिया एक्स और वाई में लोहे तत्व, गैस, कैल्शियम और विटामिन ये अपने पास मिलीग्राम में दे रखे हैं कि इस तरह समझा देता हूं मैं। जो टिक्की एक्स है ना उसमें लोह तत्व 6 मिलीग्राम है, कैल्शियम 3 मिलीग्राम है, विटामिन ए जो है विटामिन केवल बोला गया है वो 2 मिलीग्राम है। इसी तरह वाई में जो है 2 मिलीग्राम तो लोह तत्व है, 3 मिलीग्राम कैल्शियम है और 4 मिलीग्राम विटामिन है। उस व्यक्ति को कम से कम 18 मिलीग्राम लोह तत्व, 21 मिलीग्राम कैल्शियम तथा 16 मिलीग्राम विटामिन की आवश्यकता है। प्रत्येक एक्स तथा वाई टिक्कियों का मूल्य जो है वो 2 रुपए और 1 रुपए है। अपनी उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति उस व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की कितनी टिक्कियां खानी चाहिए जिससे मूल्य न्यूनतम रहे। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो कुछ इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। क्या ये जो सवाल दे रखा है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है? रेखिक प्रोग्रामन समस्या। अब रेखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है कि जो व्यवरोध होते हैं उन व्यवरोधों से संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है और संगत हल क्षेत्र से हम लोग कोणीय बिंदु निकालते हैं। कोणीय बिंदु को उद्देश्य फलन में रखते हैं। उद्देश्य फलन कैसे निकाला जाता है? जिसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है वो अपने पास उद्देश्य फलन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का क्या करना है? अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण करना है। और कैसे निकालेंगे? जो कोणीय बिंदु अपने पास आए उनको मैं संतुष्ट कराऊंगा उद्देश्य फलन में। तो जिस बिंदु पर हमें न्यूनतम मान मिलेगा वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हमें करना है। तो देखिए यहां से अपने व्यवरोध पहले उत्पन्न होंगे। तो पहला हमारा व्यवरोध या फिर पहले मैं उद्देश्य फलन देख लेता हूं। तो लागत फलन अपने पास या मूल्य फलन जो है वो अपने पास उद्देश्य फलन बन जाएगा। मूल्य फलन यही उद्देश्य फलन है जिसको मैं जेड से निरूपित करूंगा। और उससे पहले हमें माननी पड़ेगी कि एक्स जो है एक्स टिक्की है उसकी तो कितनी टिक्की खानी पड़ेगी और वाई टिक्की है जो है उसकी कितनी टिक्की खानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स टिक्की की एक्स इकाइयां तथा वाई टिक्की की यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स टिक्की की एक्स इकाइयां तथा वाई टिक्की की वाई इकाइयां है, वाई इकाइयां वो खाता है। ठीक है। और अब मूल्य को न्यूनतम करना है हमें। तो देखो यहाँ पे मूल्य जो फलन है वो तो किसके बराबर? एक्स टिक्की का मूल्य 2 रुपए है तो 2 गुणा में एक्स के बराबर हो जाएगा और वाई के बराबर, वाई गुणा 1 है ना तो वाई के बराबर आ जाएगा। अब देखो अलग अलग तत्वों से हम लोग व्यवरोध उत्पन्न करेंगे। पहली चीज तो यहाँ पे x और y दोनों का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता, मतलब ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो x भी 0 से बड़ा या बराबर होगा और y भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। उसके बाद देखो लोह तत्व के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोह तत्व के लिए, लोह तत्व के लिए यहाँ पे हम लोग व्यवरोध उत्पन्न करेंगे। तो देखो एक्स टिक्की में तो अपने पास 6x बन जाएगा और प्लस में वाई टिक्की में 2y बन जाएगा। और उसके बाद में देखो कम से कम ये कितना 18 मिलीग्राम तो बड़ा या बराबर हो जाएगा 18 के। उसके बाद में देखो कैल्शियम के लिए देख लेते हैं हम। कैल्शियम के लिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा व्यवरोध? ये बन जाएगा 3x प्लस में 3y और बड़ा या बराबर है यहाँ पे कम से कम कितनी चाहिए? 21 मिलीग्राम तो 21 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं और विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन के लिए कितना हो जाएगा? ये अपने पास बन जाएगा 2x प्लस में 4y, ये बड़ा या बराबर है किसके? 16 मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अपने पास सारे व्यवरोध आ गए। अब इसके बाद संगत हल चित्र का निर्माण करेंगे। तो एक एक व्यवरोध को उठा के लाएंगे। सबसे पहला व्यवरोध अपने पास ऋणोत्तर व्यवरोध हो जाएगा। x बड़ा या बराबर है y 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। ये क्रम से x अक्ष और y अक्ष और x अक्ष को निरूपित करते हैं। इनका मतलब ये यही होता है कि जो भी अपने पास संगत हल चित्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। प्राथमिक चतुर्थांश यहाँ पे मैंने बोल दिया, मतलब कि इस व्यवरोध का तो काम हो गया। दूसरा हम लोग इसमें लोह तत्वों को सरल कर लेते हैं। 6x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 18 के। तो लिखते हैं 6x प्लस में 2y
बड़ा या बराबर है 18 के। पूरे में 2 का भाग जाएगा तो ये क्या बनेगा 3x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 9 के। तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग व्यवरोध को हल करते हैं मतलब उसका हल क्षेत्र निकालते हैं तो पहले तो इसको समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 3x प्लस वाई बराबर में 9 बन जाएगा और समीकरण का जो आलेख है वो एक रेखा होगी और रेखा का निर्माण करने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो पहला बिंदु जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 9 मिलेगा। इसी तरह दूसरा बिंदु जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 3 के बराबर मिल जाएगा। तो पहला बिंदु 0,9 मिल गया और दूसरा बिंदु 3,0 मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे व्यवरोध के बारे में। तीसरा व्यवरोध क्या है अपने पास 3x प्लस 3y बड़ा या बराबर 21 के। तो इसको लिखते हैं पहले तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस में 3y बड़ा या बराबर 21 के। तो इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है सब तरफ तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 7 के। तो यहाँ से अपने पास पहले समीकरण में बदलेंगे ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई बराबर में 7। 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी निकालते हैं। x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान 7 मिल जाएगा। इसी तरह y बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान 7 मिल जाएगा। तो देखो पहला बिंदु तो अपने को 0,7 मिल गया और दूसरा बिंदु 7,0 मिल गया। अब देखिए चौथा व्यवरोध की बात कर लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा 2x प्लस 4y बड़ा या बराबर है 16 के। 2x प्लस में 4y बड़ा या बराबर है 16 के। तो इसमें देखो पहले तो इसको समीकरण में इसमें 2 का भाग देंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 8 के। तो इसमें देखो अब समीकरण में बदलेंगे तो ये x प्लस 2y बराबर में 8 बन जाएगा। 2 बिंदु निकालेंगे x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान अपने को मिल जाएगा 4 के बराबर और जब मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x का मान मिल जाएगा 8 के बराबर। यहाँ से बिंदु मिल गया 0,4 के बराबर, यहाँ से बिंदु मिल गया 8,0 के बराबर। अब उसके बाद में देखो सारे बिंदु अपने को मिल गए। अब हम लोग काटतीय तल में हम बिंदुओं को रखते हुए रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो देखो ये तो अपने पास क्षैतिज अक्ष तो x अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष है और केवल प्रथम चतुर्थांश में आना था तो केवल धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष लिए हैं हमने। अब देखो x अक्ष पे तो कौन कौन सा बिंदु है अपने पास 3,0, 7,0 और 8,0 और y अक्ष पे कौन कौन सा है 0,9, 0,7 और 0,4। तो सबसे छोटा बिंदु 3,0 है तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ये 3,0 वाला बिंदु है। उसके बाद इससे बड़ा वाला 0,4 तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 0,4 वाला बिंदु ये हो गया। इसको मैं ए बिंदु बोल देता हूँ, इसको मैं बी बिंदु बोल लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो इससे बड़ा वाला देखते हैं तो यहाँ पे ये 7,0 और 0,7 है तो दोनों बिंदु हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ये 7,0 है और इतनी दूरी पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 0,7 है। इस बिंदु को मैं सी नाम दे देता हूँ, इस बिंदु को मैं डी नाम दे देता हूँ। इसके आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो और कौन से बिंदु है 8,0 और 0,9। तो 8,0 मान लिया कि यहाँ पे मिल गया ये 8,0 के निर्देशांक हो गए और इसको मैं सी बिंदु इसको मैं ई बिंदु बोल देता हूँ। अब देखो 0,9 तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये अपने पास 0,9 इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, इसको मैं एफ बिंदु बोल देता हूँ। अब जो मिलाने वाले बिंदु है उनको मिला देता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज हमें कौन कौन सा मिलाना है 0,9 और 3,0। तो 0,9 को हमें 3,0 से मिलाना है, एक रेखा का निर्माण होगा। तो इस तरीके की ये रेखा हो गई। अब रेखा का समीकरण भी साथ ही लिख देते हैं। तो ये रेखा कौन सी है 3x प्लस वाई बराबर में 9, इसको लिख देते हैं 3x प्लस में y बराबर में 9। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे अगला वाला ये 7,0 और 0,7 को मिलाना है। तो देखो 7,0 और 0,7 को मिलाते हैं तो अपने पास ये वाली रेखा प्राप्त होगी। ठीक है जी। अब इसका समीकरण भी साथ ही लिख देते हैं। ये क्या है अपने पास x प्लस वाई बराबर में 7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे तीसरी रेखा जो 0,4 और 8,0 से गुजरती है तो इसको भी बना लेते हैं। ये देखो इसको ठीक कर तो ये रेखा बन गई। अब इस रेखा का समीकरण भी लिख देते हैं। कौन सा समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 8, x प्लस 2y बराबर में 8। अब देखो यहाँ पे सारी रेखाएं बन गई। अब देखो सब रेखाओं को मैं उठा के लाता हूँ और सब में देखो असमीकाओं में हमारे पास बड़ा या बराबर का चिन्ह है। तो पहली असमीका 3x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 9 के। इसमें मूल बिंदु देखो संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग अपना हल क्षेत्र बन जाएगा। इसी तरह अगली वाली असमीका उठाते हैं x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 7 के। तो इसमें भी देखो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। और इसी तरह तीसरा वाला भी x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 8 के, इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। कुल मिला के जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना वो यहाँ पे निरूपित कर देता हूँ। ये अपने पास जो अपरिबद्ध क्षेत्र है ना वो इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र बन गया। अब इसके बाद देखो क्या कर लेते हैं हम, ये छायांकित कर दिया। अब इसमें यही अपने पास संगत हल क्षेत्र बन जाएगा और जो रेखाएं इसमें स्पर्श करती है वो रेखाएं भी संगत हल क्षेत्र में शामिल है। अब यहाँ पे कोणीय बिंदु देख लेते हैं। तो देखो कोणीय बिंदु कौन कौन से मिल गए। कोणीय बिंदु हम देख सकते हैं यहाँ पे
देखिए एक तो अपने पास देखो ये वाला कोणीय बिंदु मिलेगा 8,0 ई जिसको नाम दिया है। एक कोणीय बिंदु अपने पास ये एफ होगा जिसका निर्देशांक है 0,9। अब अपने पास दो कोणीय बिंदु और मिलेंगे, इनको नाम दे देते हैं, इसको जी नाम दे देते हैं, इसको एच नाम दे देते हैं। अब दोनों हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, तो यहाँ पे देखो इन दोनों रेखाओं को सरल करते हैं तो अपने पास जी बिंदु मिल जाएगा। तो दोनों रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो अपने पास x प्लस 2y बराबर में 8 है और दूसरी अपने पास x प्लस वाई बराबर में 7 है। तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, इसमें से घटाते हैं तो देखो माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखो y बराबर में 1 मिल जाएगा और इसी तरह x बराबर में कितना मिल जाएगा, 6 के बराबर। तो देख लेते हैं इस बिंदु के निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे 6,1 के बराबर। अब h बिंदु के निर्देशांक भी निकालेंगे तो इसमें देखो x प्लस वाई बराबर 7 और 3x प्लस वाई बराबर 9 से, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर में 9 और दूसरा अपने पास x प्लस वाई बराबर में 7 है। विलोपन विधि से इसको भी हल कर लेते हैं तो y से y कट गया और ये बच गया 2x के बराबर और इधर अपने पास 2 बच गया। तो x का मान कितना मिला, 1 के बराबर। इसी तरह इस समीकरण में रख देते हैं तो y का मान अपने को 6 के बराबर मिल जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, 1,6 के बराबर। इस तरह से 4 बिंदु मिल जाएंगे। चारों बिंदुओं को हम लोग उद्देश्य फलन में संतुष्ट करवाते हैं। पहले तो बिंदुओं को उठा के लाते हैं। ई बिंदु के निर्देशांक 8,0 तो लिखते हैं अपने पास ये ई बिंदु हो गया 8,0 इसके निर्देशांक है। फिर एफ बिंदु जिसके निर्देशांक 0,9 है। फिर अपने पास जी बिंदु जिसके निर्देशांक कितने मिले, 6,1 के बराबर। इसके बाद अपने पास एच बिंदु जिसके निर्देशांक 1,6 के बराबर मिल गए। अब उद्देश्य फलन क्या निकाला था हमने, उद्देश्य फलन निकाला था यहाँ पे 2x प्लस वाई के बराबर। तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे देखो z बराबर में 2x प्लस वाई। अब उद्देश्य फलन में हर एक कोणीय बिंदु का मान भी रख देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, z बराबर में 8 दूनी 16, यहाँ पे z बराबर में 9, यहाँ पे z बराबर में कितना मिलेगा, देखो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो 13 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और 6 8 के बराबर। अब यहाँ से देखते हैं कि सबसे न्यूनतम मान कौन से बिंदु पर मिल रहा है। सबसे न्यूनतम मान अपने को मिल रहा है ये वाला जो बिंदु है, ये न्यूनतम मान 8 है और 1,6 पर हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। अब ये तो हमने देख लिया। अब वास्तव में ये अपने पास अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध क्षेत्र में हम लोग जो न्यूनतम मान होता है वो वास्तव में न्यूनतम मान है या नहीं, या इससे भी छोटा कोई न्यूनतम मान हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक असमीका का निर्माण करेंगे। असमीका क्या बन जाएगी, देखो ये उद्देश्य फलन जो है 2x प्लस वाई, इससे छोटा कोई भी मान हम लोग 8 से छोटा मान लेंगे ना, तो यहाँ से देखेंगे पहले तो हम लोग रेखा का निर्माण करेंगे। रेखा क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर में 8। तो देखो दो बिंदु यहाँ से उठा लेंगे। पहला हम जब x बराबर जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, y का मान अपने को मिल जाएगा 8 के बराबर। इसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा कितना, x का मान मिल जाएगा 4 के बराबर। तो देखो 0,8 और 4,0 से गुजरता हुआ हम लोग बिंदु ले लेंगे। तो और साथ ही साथ ये जो रेखा है ना इसको संतुष्ट करेगा 1,6 भी। तो 1,6 से गुजरती हुई रेखा आएगी। तो देखो 1,6 कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु। और साथ ही साथ यहाँ पे 0,8 यहाँ पे मिल जाएगा और 4,0 इधर मिल जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा का निर्माण कर लेता हूं। तो अपने पास ये जो रेखा है ना वो इस तरह से गुजरेगी, ठीक है, ये वाली रेखा बन गई। अब ये अपने पास जो रेखा बनी है ना ये इसमें सीमा बना देगी। तो यहाँ पे देखो अब असमीका का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे ये छोटा है, इसमें 0 अगर संतुष्ट करवाते हैं मूल बिंदु तो संतुष्ट कर जाता है, मतलब कि मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हलचित्र बन जाएगा, इस तरफ वाला भाग। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास जो हमने असमीका बनाई है उद्देश्य फलन से और जो हमारे पास संगत हलचित्र आया है उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ आता है ना, तो हमारा जो न्यूनतम मान मिला है वो वास्तव में न्यूनतम मान नहीं है। अगर इन दोनों का एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है ना तो वो जो न्यूनतम मान होगा वही वास्तव में न्यूनतम मान होगा। तो देखो यहाँ पे केवल एक बिंदु पे हमें डाउट है कि इस बिंदु को ये इसमें रेखा में इन दोनों जो हलचित्रों में शामिल है या नहीं। तो देखो हम जानते हैं कि ये जो असमीका है इसमें बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो ये जो हलचित्र है ना इसमें ये रेखा शामिल नहीं है, और रेखा शामिल नहीं है तो ये एच बिंदु भी शामिल नहीं है। तो ये एच बिंदु संगत हलचित्र में तो शामिल है लेकिन ये अपने पास जो उद्देश्य फलन से असमीका बनाई उसमें शामिल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा जो न्यूनतम मान आया है वही वास्तव में न्यूनतम मान है। तो ये उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।